कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जहां नीतीश कुमार के बयान पर गोल बोल जवाब दिया, वहीं विपक्षी नेताओं ने नीतीश की बात को 2024 के आम चुनाव के लिए बेहद अहम बताया और कहा कि नीतीश की बात मान ली गई तो 2024 में बीजेपी का हारना तय है। जेडीयू ने 2015 के बिहार चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए अपने नेता की सलाह को मानने पर जोर दिया। बिहार देश को रास्ता दिखाता है। 2015 में हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 52 सभा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बुरी तरह से लॉक किया था। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने तो कांग्रेस पर सवाल उठाने के लिहाज से कह दिया कि बीजेपी के उभार में कांग्रेस की ही सियासत जिम्मेदार है और इसीलिए कांग्रेस की यह जवाबदेही है कि बीजेपी को रोकने के लिए पहल करे। कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उभर करके राष्ट्रीय राजनीति में आई है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है वह भी एक वजह रही है। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी मोहर लगाई और कहा कि नेतृत्व ने नीतीश की बात मान ली तो संविधान को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो 2024 हमारा होगा, देश की जनता का होगा। हम संविधान को और देश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने नीतीश के बयान को उनकी महत्वाकांक्षा से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने नीतीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे, इसीलिए विपक्षी एकता का चेहरा बनने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी खेमे का संयोजक बनना चाहते हैं। आज देश में विपक्षी एकता नहीं है। इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश के बयान पर तंज करते हुए कहा कि पहले बिहार संभालना सीख लें, फिर देश की सत्ता का सपना देखें। मैसेज नहीं दिया, प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमा एकदम बिखरा हुआ है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ लड़े ओम प्रकाश राजभर अब लगातार अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को तानाशाही रवैये वाला नेता तक बता रहे हैं। राजा सुहेलदेव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश की पार्टी में वही होता है जो अखिलेश चाहते हैं। जवान अखिलेश जी कहें वह सही। वहाँ वो चीज है कि जो अपनी बात अगर कोई कहना चाहे तो वो कहने का हकदार नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टैंड का समर्थन नहीं करने पर समाजवादी पार्टी ने 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया था। इसी मुद्दे पर राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा और मानस विवाद को बस बौखलाहट में उठाया गया मुद्दा करार दे दिया। ये बौखलाहट है। जो सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं वो ना तो संविधान को मानते हैं न गावस्कर डॉक्टर। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दे दी है। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन ही 6 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही भारत ने 4 मैच की सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 113 रन पर सिमट गई। पहली पारी के 1 रन की लीड की वजह से भारत को जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए रविंद्र जाडेजा ने दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर कमाल कर दिया। पहली पारी के 3 विकेट को जोड़ दिया जाए तो मैच में जाडेजा ने कुल 10 विकेट लिए। रविंद्र जाडेजा के गेंद और बल्ले से कमाल के प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी पारी में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन भी चमके और उन्होंने भी 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह और आसान हो गई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अब भारत को बाकी 2 मैचों में 1 जीत की जरूरत है और यही नहीं, टीम इंडिया अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने के बेहद करीब आ गई है। इस समय टीम इंडिया वनडे और T20 में नंबर 1 है, जबकि टेस्ट में हम दूसरे नंबर पर हैं। सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के बयान पर घमासान जारी है। नीतीश के 2024 में बीजेपी को 100 सीट पर समेटने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश पहले बिहार को संभालें और पीएम बनने का सपना ना देखें।
उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में बनेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को मनरेगा पर बहस करने की चुनौती दी है। राहुल गांधी के मनरेगा बजट में कमी के आरोपों को खारिज करते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका बताया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 18,82,000 दिए जलाकर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा गया। महाशिवरात्रि के मौके पर शिप्रा तट पर शिव दीपोत्सव का आयोजन किया गया। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। मामले में एक आरोपी श्रीकांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से आरोपी की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। आरोपी श्रीकांत की पत्नी कमलेश के गर्भ में 9 महीने का बच्चा पल रहा था। दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चा मृत पैदा हुआ। और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नंदनगढ़ हॉस्पिटल लेके पहुँचे हम तो उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं। और जब नंदनगढ़ जैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने बच्चे को जन्म दिया। पिता का ये भी आरोप है कि राजस्थान पुलिस उनके 2 बेटों को भी उठाकर ले गई, जिनका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर और श्रीकांत समेत 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। उन पर राजस्थान के भरतपुर के जुनैद और नासिर के अपहरण और उनकी हत्या का आरोप है। दोनों के शव जली हुई हालत में एक गाड़ी में हरियाणा के भिवानी से बरामद हुए थे। गोरक्षा समूह के सदस्य और मामले में आरोपी श्रीकांत के परिवार का सीधा आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने गर्भ में बच्चे की हत्या कर दी है। श्रीकांत की मां दुलारी ने नगीना पुलिस थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करा दी, जिसके मुताबिक 16 फरवरी को तड़के 3 बजे राजस्थान पुलिस के 30 से 40 लोग आए। पुलिस गेट खुलवाकर जबरन घर में घुस आई और श्रीकांत के बारे में पूछने लगी। जब उन्हें बताया गया कि श्रीकांत घर पर नहीं है तो उन्होंने गाली गलौज और मारपीट की। अंदर हमारे गेट खोले और फिर उस मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पहले जांच की जाएगी। गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। इस मामले में राजस्थान पुलिस की भी सफाई सामने आ गई है। राजस्थान पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि घर में रेड के दौरान हरियाणा पुलिस भी साथ में थी और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। नगीना पुलिस के साथ थी, उन्होंने ही जो बताया उसी के अनुसार तलाशी करी और जिनके घर पे कोई था ही नहीं, बाहर उसके 2 भाई मिले, उनसे जरूर पूछताछ में लाए थे। घरों में न तो कोई औरतों का जानकारी में है न कोई इस प्रकार का मामला है, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा आरोप लगा रहे थे। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भरतपुर जाकर नासिर और जुनैद के परिवार से मुलाकात की। ओवैसी ने ऐसे मामलों में सीधे बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि गोरक्षकों को पुलिस और कानून का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें बीजेपी से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की पार्टी इन जालिमों का पॉलिटिकल सपोर्ट करना हमेशा के लिए छोड़ दें। आप लोग के पॉलिटिकल सपोर्ट की बिना पर ये लोग, इतनी बड़ी ताकत इनको मिल चुकी है। यही नहीं, ओवैसी ने राजस्थान पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि अपहरण की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को फौरन चाहिए कि वो गोपालगंज के पुलिस को सस्पेंड करें और अपनी पुलिस टीम को भिजाकर उनको अरेस्ट करवाएं। किडनैपिंग यहाँ पर हुई है और हरियाणा की बीजेपी की सरकार सबसे पहले इनको अरेस्ट करे, इन तमाम टेररिस्ट को। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को भरतपुर के SGM कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।